फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स के बारे में। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स से आप लोग तो बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि हमने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर वो क्लोरोप्लास्ट रहा हो या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया रहा हो, सब में मैंने मेंशन किया है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। इवन राइबोसोम्स का पोजीशन भी आपको बताया है। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग फिर से डील करते हैं, राइबोसोम्स को इंडिविजुअल लेवल पर। आपको राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, बस डिफरेंस ये है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। मतलब हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, लेकिन ये राइबोसोम्स है। इवन हमने वैक्यूल्स में पढ़ा था कि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसकी सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। बट राइबोसोम्स जो है वो हमारा वैसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। क्या बोलिएगा? नो मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, नो मेम्ब्रेन बाउंड। दूसरा क्या है, हमारा राइबोसोम्स जो है वो आपको ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं? ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। ग्रैन्यूल से हम क्या समझते हैं? बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे डेंस पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स जो एक जगह एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे बताएं, डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते होंगे। इसी वजह से आपको याद होगा कि मैंने जब भी राइबोसोम्स को दिखाया है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिखाया हो या फिर क्लोरोप्लास्ट में दिखाया हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाया हो, हमेशा मैंने ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ ड्रॉ किया है। ये क्या डिनोट करता है कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है और बहुत सारी मात्राओं में है, बहुत सारी संख्या में है आपको, और इसका कोई डेफिनेट साइज नहीं है आपको। बस ये फाइन पार्टिकल्स है, डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप्स के रहते हैं आपको। अब एक सेल का छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये आपको सेल वॉल हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये हमारा आपको न्यूक्लियस हुआ, ये हमारा सेल साइटोप्लाज्म हुआ, और यहीं पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। अदर लोकेशन भी है इनके, जो आपको डिटेल में थोड़ी देर में मैं बताऊंगी। पहले आप बस इतना जानिए कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइबोसोम्स हमारा कैसा दिखता है, तो आप ये कहिएगा कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। देखिए, तो ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसको क्या किसी मेम्ब्रेन से हम बाउंड किए हैं? नहीं, बिल्कुल भी किसी मेम्ब्रेन से मैंने इसे बाउंड नहीं किया है। ऐसा तो नहीं किया है ना, किसी मेम्ब्रेन के अंदर डाला है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसको कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है और ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये फाइन पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपको। आई होप अगर राइबोसोम्स को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप डिफाइन इजीली कर लेंगे। वैसा सेल ऑर्गेनेल जिसके पास अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो कहा जा सकता है कि ये एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स के बने होते हैं, बहुत सारे संख्याओं में रहते हैं। अब दूसरा हम जानते हैं लोकेशन। राइबोसोम्स का लोकेशन कहाँ है? यहाँ देखिए, हमारा सेल के साइटोप्लाज्म में, कह सकते हैं कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरा, आपको जब मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था तो बोला था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और ये आपको क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास अपना राइबोसोम्स एंड अपना प्रोटीन होता है। आई होप लोकेशन भी क्लियर हो गया होगा कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और डिटेल में हम देखते हैं। इतना तो जान गए कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन राइबोसोम्स जो हमारा होता है वो 2 सब यूनिट्स का बना होता है। राइबोसोम्स हमारा 2 सब यूनिट्स का बना होता है।
स्मॉलर सब यूनिट्स एंड लार्जर सब यूनिट्स। राइबोसोम्स हमारा देखिए एक छोटा बनाया है और एक बड़ा बनाया है आपको, स्मॉलर सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट्स। ये क्या हुआ हमारा राइबोसोम्स। अगर आपको कोई कहे कि राइबोसोम्स का डायग्राम ड्रॉ कीजिए तो आप राइबोसोम्स का सिंपल डायग्राम ऐसा ड्रॉ करिएगा। अगर एनसीईआरटी बुक को आप रेफर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हाथ का डायग्राम बनाया हुआ है, तो वो उतना आर्टिस्टिक बनाने का जरूरत नहीं है। सिंपल अगर आप ऐसा बनाते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वो कोई किसी वे में कट नहीं होगा। आपको बेसिकली ये बताना है कि राइबोसोम्स में एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। और राइबोसोम्स आपको दो तरह के सब यूनिट्स पाए जाते हैं हमारे राइबोसोम्स में। एक हुआ 70S सब यूनिट, दूसरा हुआ 80S सब यूनिट। 70S सब यूनिट्स जो है ना हमारा राइबोसोम्स में, यहाँ पे देखिए 70S सब यूनिट्स एंड दूसरा 80S सब यूनिट्स। पहले हम 70S सब यूनिट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि 70S कहने का मतलब क्या हुआ। यहाँ मैथ्स कहाँ से आ गया भाई। 70S का मतलब हुआ ये 70S सब यूनिट्स जो हुआ ना राइबोसोम्स का, ये हमारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स को पहले ही क्लास में मैंने बता दिया था कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बैक्टीरिया आर्की बताया था। बैक्टीरिया सिंपल भाषा में समझिए, बैक्टीरिया जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया था। ये 70S सब यूनिट्स दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, 50S एंड 30S। अब आप कहिएगा कि 50 और 30 जोड़े तो 80 होगा, पर आपने 70 क्यों लिखा है मैम। मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ये 80 होना चाहिए, पर ये मैथमेटिक्स नहीं है फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी है। तो आपको इतना समझना होगा कि जिन्होंने डिस्कवर किया था उन्होंने ही ये चीज बताया कि 70S मीन्स 50S प्लस 30S। तो आपको बस इतना याद रख लेना है और बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है। आप बस 50 प्लस 30 80 होता है, तो आप बस 10 और कम मान करके इसको चलिएगा, दिमाग में ऐसे इंटरप्रेट कीजिएगा। और दूसरा सब यूनिट जो होता है वो 80S होता है। बेसिकली बच्चे इसी में गलती करते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे याद रहेगा। 80S का मतलब हुआ 60S प्लस 40S। अब मैथ्स के हिसाब से देखिएगा तो ये 100 है, लेकिन आपको वो उस कैलकुलेशन में नहीं घुसना है, आपको साधारण ये याद रखना है। और ये हमारे 80S सब यूनिट्स हमारे यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, हमारे यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए। हमें और प्लांट्स में आपको जो यूनिट राइबोसोम्स का पाया जाता है वो 80S। और इसको ब्रेक करके इसके दो कंपोनेंट्स हुए। लार्जर सब यूनिट क्या हुआ, सब यूनिट बोल रहे हैं, लार्जर सब यूनिट क्या हुआ आपको, इसका 60S। और 40S का स्मॉलर सब यूनिट। उसी तरह अगर हम प्रोकैरियोट्स देखें तो प्रोकैरियोट्स का लार्जर सब यूनिट 50S हुआ और स्मॉलर सब यूनिट हमारा 30S हुआ। सिंपली आप इतना याद रखिए कि अगर हमें याद रखना हो कि 70S का आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना वो ये पूछेंगे कि 70S के कितने पार्ट्स होते हैं, तो दो होते हैं 50S एंड 30S। और आपसे पूछ लेंगे कि 70S में ऑप्शन में दे देंगे, 70S में आपको 60 प्लस 40, 30 प्लस 20, 20 प्लस 50। तो आपको बस ये याद रखना है कि 80 का जोड़ कितना होता है, 50 प्लस 30 मीन्स 80, तो आपको 10 घट जाना है, दैट इज 70S। और 80S को सिंपल याद रखना है कि ऑब्वियसली 70 से तो ज्यादा ही ना जाएगा ये, तो आपको बस 100 दिमाग में रखना है, 60 प्लस 40 ऐसे करके आपको इस तरह से आपको दिमाग में इसको याद रखना है कि 60 प्लस 40 100 होता है, मतलब 80S लार्जर सब यूनिट है जो हमारे यूकेरियोट्स का है। सिंपली आपको याद कर लेना है 70। आप सिर्फ एक को याद करिएगा, दूसरा अपने आप आपको याद रहेगा। 70S मीन्स 50 प्लस 30, 50 प्लस 30। अब यहाँ पे S क्या है हमारा, ये समझने का कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोट्स का देखते हैं हम।
प्रोकैरियोट्स का देखते हैं। 70s क्या हुआ, 50s प्लस 30s, ये इसका सब यूनिट्स हुआ। यहाँ पे S जो हुआ ना हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हुआ, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसको कहते हैं, या तो इसको हम लोग सेडबर्ग यूनिट्स भी कह सकते हैं। अगर आपसे ये दोनों नाम अगर एस और ये हम मैक्सिमम बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि एस का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शंस में आपको इधर या तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दिखेगा, नहीं तो सेडबर्ग यूनिट्स दिखेगा। इसी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का जो यूनिट होता है आपको वो सेडबर्ग होता है। तो ये दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में दिखेगा तो आप समझिएगा आंसर वही है आपको। जैसे फोर्स का यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलिएगा ना न्यूटन होता है, तो आप न्यूटन बोलिए या एन से डिनोट करिए या फिर एफ से बताइए। तो अगर एन से भी आप डिनोट कर रहे हैं तो क्लियर है कि आप फोर्स की ही बात कर रहे हैं। उसी तरह से आप अगर सेडबर्ग यूनिट्स भी बोलते हैं तो वो क्लियर रहेगा कि आप 70s या 80s राइबोसोम्स या एस के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसी तरह से आप सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं तो भी क्लियर है कि आप एस के बारे में बात कर रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना कि 70s सब यूनिट्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, 80s सब यूनिट्स हमारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल हुआ बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल हुआ प्लांट एंड एनिमल्स। और एक चीज यहाँ से क्लियर हुआ कि लार्जर जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे यूकैरियोट्स में होते हैं एंड स्मॉलर यूनिट प्रोकैरियोट्स में होते हैं। कि देखिए 70s और 80s में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 80s बड़ा है। 70 और 80 रुपए में बड़ा कौन सा हुआ आपको, 80 रुपया। उसी तरह से 70s और 80s में बड़ा कौन हुआ, तो क्लियर है कि आपको 80s वाला। तो पहले कौन आया है, प्रोकैरियोट्स आए हैं या यूकैरियोट्स आए हैं, तो ऑब्वियसली पहले प्रोकैरियोट्स आए हैं। तो पुरानी चीजें आपको थोड़ी बड़ी मिलेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल आप पहले का देखिए उदाहरण, तो पहले टीवी आया, फिर आपको एलसीडी एलईडी, इस तरह से उसका डेवलपमेंट होते चला गया। उसी तरह से हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब भी आपको स्मॉलर यूनिट्स की बात करता है तो वो प्रोकैरियोट्स होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स पहले आए हैं। कुछ भी चेंजेस, कुछ भी अच्छा चीज होगा तो ऑब्वियसली न्यूअर जेनरेशन में आपको ज्यादा अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा। और 80s जो सब यूनिट्स, 80s जो यूनिट्स हुआ हमारा वो हमारे यूकैरियोट्स में हुआ। आई होप क्लियर हुआ। तो इतना आप समझ जाइए कि प्रोकैरियोट्स में 70s यूनिट्स पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में 80s। राइबोसोम्स में जो आपको राइबोसोम्स के जो यूनिट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, 70s एंड 80s। आई होप क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये सेडिमेंटेशन एस का मतलब जो हम बोले कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन का और इसका यूनिट हमेशा सेडबर्ग यूनिट ही होगा। आपको जो हम 80s बोले उसी का मतलब हुआ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या समझते हैं, सेडिमेंट का मतलब क्या होगा, जहां पर सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। मतलब डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इज टर्म्ड एज सेडिमेंटेशन। आपने सैंड एंड वाटर वाला तो एग्जाम्पल जाना होगा ना, कि जब भी हम किसी ग्लास में वाटर है और उसमें हम सैंड डालते हैं तो ये सैंड क्या होता है, कुछ देर के बाद जाकर के इस लिक्विड में सस्पेंड होकर के ये बॉटम में जाकर के जमा हो जाता है। क्या होगा आपको, ये सैंड बॉटम में आ जाएगा लिक्विड में। इसी को हम लोग सेडिमेंट कहते हैं। कहने का मतलब कि डिपॉजिट हो जाता है नीचे जा करके आपको, इसी को हम लोग सेडिमेंट कहते हैं। मतलब क्लियरली हमें दिखता है ना कि जो आपको रेत है, जो बालू है, वो जा करके, ऐसा तो नहीं है कि जो हम होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण दिए थे उस टाइप का तो नहीं है ना आपको कि चीनी और पानी मिल गया आपको घुल गया, इसमें तो बिल्कुल वैसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा सैंड है
वो पानी में घुल नहीं रहा, वो पानी में जाकर के नीचे बैठ जा रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेडिमेंट। तो सेडिमेंट वर्ड, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो वर्ड है, सेडिमेंटेशन ये इसी सेडिमेंट से आया है। राइबोसोम्स के साथ भी यही हाल होता है, राइबोसोम्स डेंसिटी के अकॉर्डिंग जाकर के आपको सेटल डाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसकी चर्चा हमने की है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में सेडिमेंटेशन वर्ड कहाँ से आया है। अब हम देखते हैं राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, और ये है मैसेंजर आरएनए। अब अगर आपसे कोई कहे ना कि हमारा राइबोसोम्स क्या का बना होता है, तो हमारा राइबोसोम्स दो चीज का बना होता है। हमारा राइबोसोम्स बना होता है आपको आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम्स हमारा जो बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर वर्ड से क्या समझते हैं, एन का मतलब हुआ मैसेंजर। मैसेंजर नाम से क्लियर समझ रहे हैं ना कि मैसेज कन्वे करता होगा कुछ भी चीज। तो मैसेज क्या चीज ये कन्वे करता है, मैसेज ये कन्वे करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये राइबोसोम्स को क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये अमाइनो एसिड को क्या इंफॉर्मेशन देता है जाकर के, कि प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है मैसेंजर आरएनए। मैसेज पहुंचाता है अगले अमाइनो एसिड को, एक से दूसरे अमाइनो एसिड्स को, कि अब प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है मैसेंजर आरएनए। ये हुआ हमारा स्मॉलर सब यूनिट, ये हुआ हमारा लार्जर सब यूनिट। अगर आपको कोई कहे कि राइबोसोम का फिगर ड्रॉ कीजिए, तो आप यही फिगर ड्रॉ करिएगा राइबोसोम्स में। अब आप इसको जो बोल दीजिए, अगर आप इसको प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम मान रहे हैं तो आप 70S लिखिएगा, यहाँ पे 50S एंड 30S लिखिएगा स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स में। लार्जर सब यूनिट है तो 50S लिखिएगा, स्मॉलर सब यूनिट है तो 30S, यूकैरियोट्स है तो आप 40S एंड 60S इस तरह से लिखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया राइबोसोम्स का डेफिनेशन किसको कहते हैं। दूसरा लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। अब रहा हमारा इसका फंक्शन। फंक्शंस क्या हुआ हमारे राइबोसोम्स का, प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है राइबोसोम्स, हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जैसे कि एक सेंट्रल डॉगमा थ्योरी है आपको, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। इसको हम लोग सेंट्रल डॉगमा थ्योरी कहते हैं। जब आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप बेसिकली बस समझ जाइए कि प्रोसेस क्या रहता है प्रोटीन के सिंथेसिस का। डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जब भी डीएनए से डीएनए बनेगा तो आप समझिए कि ये रेप्लिका बना रहा, कहने का मतलब अपना कॉपी बना रहा, सेम कॉपी बना रहा। रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है कि रेप्लिका, अपने जैसे एक और कॉपी बना रहा। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए क्या होता है हमारा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि राइबोसोम्स में राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब हमको राइबोसोम्स से प्रोटीन बनाना है तो ऑब्वियसली आरएनए से डीएनए से आरएनए बनेगा, तभी तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इसीलिए सेंट्रल डॉगमा थ्योरी को मैंने आपके सामने बताया है कि पहले डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन मतलब अपना कॉपी बनाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को हमने रेप्लिकेशन बनाया। एक डीएनए से दो डीएनए से थ्री टू फोर, 4 to 5, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज रेप्लिकेशन।
लेकिन जैसे ही डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, इसने अपने फॉर्म को चेंज कर दिया, आपको ट्रांसक्राइब कर दिया। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, लेकिन आरएनए जो है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए जो होता है वो आपको बेसिकली सेल्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। आरएनए जो है हमारा वायरसेस में पाया जाता है मैक्सिमम। एंड देन आरएनए से जब अपना फॉर्म चेंज करेगा तो यही आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा आपको। तो राइबोसोम्स को क्या चाहिए, यही प्रोटीन सिंथेसिस करने से मतलब है आपको। तो और डीएनए और आरएनए के बीच में एक डिफरेंस जान जाइए। डीएनए को हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही क्या करता है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फर्क बस क्या रहता है, जो हमारे डीएनए का जो बेस पेयर होता है, बेस पेयर्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, लेकिन यही अगर हमारा आरएनए रहेगा, एडेनिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, आपको साइटोसिन रहेगा। क्लियरली ऐसे समझिए, एडेनिन हुआ, साइटोसिन हुआ, गुआनिन हुआ, एंड देन एडेनिन हुआ, साइटोसिन हुआ, थाइमिन हुआ। आपको यहाँ पे क्या हुआ, आपको एडेनिन, थाइमिन की जगह यहाँ जो बेस पेयर होता है यूरासिल। बस डीएनए और आरएनए में जो अंतर होता है, या फिर डीएनए को डीएनए क्यों बोलते हैं और आरएनए को आरएनए क्यों बोलते हैं, बस यही एक बेस पेयर में जो डिफरेंस है ना आपको, कि इसमें थाइमिन है जिसके वजह से ये आपको डीएनए है, लेकिन जैसे ही ये आरएनए होगा ये थाइमिन हट जाएगा और इसकी जगह पे यूरासिल आ जाएगा आपको। आई होप डीएनए और आरएनए का जो एक बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। बाकी जो इसको हम आपको डिटेल्ड में बताएंगे, जेनेटिक्स से रिलेटेड जो हमारे चैप्टर्स है डीएनए रिलेटेड, उसमें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली आपको बस यही समझना है कि हमारा राइबोसोम्स का जो मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत बार जीन डिकोडिंग भी करता है आपको डीएनए में। आई होप राइबोसोम्स क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।